चले आज के क्लास में जो है हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विशेष टॉपिक हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत जो है परंपराओं का देश है। यदि हम लोग अपने भारत की बात करते हैं, जब भी भारत का नाम आता है हमारे जहन में जो है कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादिता जो है वो कूट कूट के हमारे अंदर उफान जो है वो मारने लगता है। तो यही यही परंपराओं के देश में या इसी परंपरा के देश में जो है जो पारंपरिक वस्त्र हैं हमारे, जो जिस समय से बनने आरंभ हुए, जब वो बने तब से लेकर के और आज वर्तमान समय में भी वो वस्त्र जो है अपनी छवि, अपनी कांति और अपने प्रयोगों को वैसे ही बनाए हुए हैं जैसा कि उनका आरंभिक बिंदु था। और इसी श्रेणी में आज की क्लास में हम लोग भारत के पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणी में बांधनी वस्त्रों का अध्ययन करेंगे। हम अपने टॉपिक पे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक देखो हम लोग क्या ले रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं भारत का पारंपरिक वस्त्र, और इस पारंपरिक वस्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज बांधनी। ठीक है, बांधनी ये ऐसे भी लिखते हैं। तो आज के टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बांधनी। तो बांधनी की कला, जो बांधनी की कला है, बेसिकली बंधेज की कला है, और इस कला से युक्त जो बांधनी के वस्त्र हैं जो कि हमारे भारतीय परंपरागत वस्त्रों में शामिल हैं, ये सदियों से यानी कि बहुत लंबे समय से या अति प्राचीन काल से जो है इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज ये बनने आरंभ हुए और आज ही हमने इनका प्रयोग जो है वो आरंभ किया। इनके जो प्रयोग हैं ये अति प्राचीन काल से, ठीक है, इनका प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। अच्छा देखें, ये जो है जो सेंटेंस मैंने लिखा कि बांधनी का प्रयोग जो है वो अति प्राचीन काल से होता आ रहा है, तो अति प्राचीन काल के दृष्टिकोण में मुझे बिल्कुल ध्यान आ गया। इससे संबंधित जो है बांधनी से कोरिलेट करते हुए प्रश्न में परीक्षा में जो है एक प्रश्न पूछा गया है कि जो है स्वतंत्र ये बांधनी की कला, बांधनी कला कब आरंभ हुई। तो इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ था, जिसमें किसी भी तरह से सन यानी कि एक पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन नहीं थी। ऑप्शन में आपके आया हुआ था स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, दूसरा ऑप्शन था स्वतंत्रता के पश्चात, मुगलों के आगमन पर तीसरा ऑप्शन, और लास्ट था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो देखा है मैंने, और इस तरह का प्रश्न जो है मैंने शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में देखा या कहीं भी देखा है जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, वहां पे देखा हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो आपको कई बार दिख जाता है जहां पे सन नहीं लिखा हुआ है, सन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहे हैं तो 1947 से पूर्व हो गया, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहे हैं तो 1947 के पश्चात हो गया। देन मुगलों के आगमन की बात कर रहे हैं तो 7वीं शताब्दी के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा जो है हम अपने ऐतिहासिक परिवेश में यदि रहते हैं या ऐतिहासिक जानकारी में हम इंटरेस्ट रखते हैं, यदि उससे संबंधित नॉलेज हम लोग गेन करते रहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इजीली जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ पाते हैं। तो जो बंधेज की कला है या जो बांधनी का प्रचलन है, बांधनी का जो प्रयोग है, वो अति प्राचीन काल से जो है वो किया जा रहा है। और इस कला का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहां पे आरंभ हुआ, देखें इस जगह से भी आपकी परीक्षाओं में जो है वो प्रश्न आए हैं। बांधनी कला का आरंभ सर्वप्रथम कहां कहां हुआ, याद रखेंगे, राजस्थान में हुआ,
गुजरात में हुआ, देन काठियावाड़ क्षेत्र और सिंध क्षेत्र। तो आज यदि वर्तमान समय की हम लोग बात करें, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य के जो है ये क्या है, नाम है, जो बांधनी के लिए जो है वो फेमस है, बांधनी के लिए जाने जाते हैं। बांधनी कला का आरंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ या कहां से इसका ओरिजिन बिंदु माना जाता है, कहां पे इसकी बनावट जो है वो आरंभ हुई, कहां से बनना स्टार्ट हुआ और कहां से लोगों ने सीखा कि इस तरह की कोई कला है जिसके प्रयोग से जो है हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं और वस्त्र इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, अलौकिक छवि युक्त होते हैं कि कहीं ना कहीं मन को मुग्ध कर देते हैं। आकर्षण तो कूट कूट के भरा होता है बांधनी में, चाहे किसी भी रंग की बांधनी हो, उनमें आकर्षण जो है वो कूट कूट के भरा होता है। तो राजस्थान में, गुजरात में, काठियावाड़ क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, मैं बताती हूं, ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने ये चार नाम देख लिए, हमने ये चार नाम देख लिया है, लेकिन यदि क्षेत्र वाइज देखा जाए, हमने कहा भारत के पारंपरिक वस्त्र, हम हमेशा जो है ये कहते आ रहे हैं कि बांधनी जो है हमारे भारत का पारंपरिक वस्त्र है। तो ये जो चारों क्षेत्र हैं वो हमारे भारत के किस भाग के जो है ये अंग हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जहां तक मैं समझती हूँ कि हमारे भारत के नक्शे को आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, प्रदेशों की जानकारी आप लोगों को मुझसे अच्छी होगी क्योंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में जिक्र किया कि राजस्थान जो है इसका ओरिजिन बिंदु है, ठीक है, राजस्थान जो है इसका ओरिजिन बिंदु है। दैट मीन्स ये वाला एरिया जो है ये पूरा जो है वो क्या है, बांधनी की कला के लिए जो है वो फेमस। देन उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया दूसरा गुजरात, तो ये वाला एरिया भी जो है बांधनी की कला के लिए क्या है, फेमस है। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे दो जगहों का जिक्र किया, दो जगह क्या है, कई जगहों को मिला करके क्षेत्रों का जो है वो निर्माण वहां पे हुआ और उसको जो है क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। सिंध के क्षेत्र, सिंध प्रांत जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरा है काठियावाड़ क्षेत्र। तो ये राजस्थान आप समझें और गुजरात आप समझें, और राजस्थान और गुजरात की ये जो सीमा है, राजस्थान और गुजरात की ये जो सीमा है, चूंकि यदि हम लोग प्राचीनतम समय की बात करें, इनफैक्ट आजादी से पूर्व की बात करें, तो ये जो पाकिस्तान ये था, ये क्या था, उस समय भारत का एक हिस्सा था, ठीक है, भारत का एक हिस्सा था। बांधनी जो है वो उस समय से जो है वो प्रचलित है, तो हिस्सा था। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि पाकिस्तान के साथ कोरिलेट होती है, हमारे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि राजस्थान और गुजरात की सीमा से जो है ये लगती है। यहाँ के कुछ प्रांत जो है बांधनी की कला के लिए फेमस है। अब इनमें विशेष करके जैसा कि दो नाम मैंने आपके सामने लिए, सिंध प्रांत और काठियावाड़ क्षेत्र, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ये है हमारे गुजरात प्रांत का नक्शा, ठीक है, ये गुजरात प्रांत का नक्शा है। इनमें देखें आप, ये जो आप रण ऑफ कच्छ देख रहे हैं, रण ऑफ कच्छ देख रहे हैं, यहां से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है आपके काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि हम यदि इधर बढ़ते हैं, यहाँ पे जब पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान विशुद्ध रूप से जो पाकिस्तान है, ठीक है, विशुद्ध रूप से जो पाकिस्तान है, ये वाला जो हिस्सा बाउंड्री के सहारे सहारे जो लगता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। तो ये जो है बेसिकली चार जगहें हैं, चार जगहों को जो है वो ओरिजिन बिंदु माना जाता है बांधनी की कला के लिए। तो क्या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको इसमें ना समझ में आया हो? क्विकली जो है आप मुझे जवाब देंगे। यदि चार स्थानों के नाम मैंने आपको बताए कि गुजरात, राजस्थान, सिंध प्रांत और काठियावाड़ क्षेत्र, क्या चारों को कहीं से आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने में कोई प्रॉब्लम है? बताएंगे, मैं वेट कर रही हूं आप लोगों को। यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना तो जीके आप लोग पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जीके के पार्ट जो है वो आते हैं, तो इसमें जो है आप लोग पढ़ते रहते होंगे। देखें, अब यहाँ पे जैसे बांधनी की कला की हम लोगों ने बात की, और बांधनी की कला के परिप्रेक्ष्य में जो है
यहाँ पे आपके सामने ये 4 जो है वो नाम रखे गए जो कि जिनका आरंभ जो है वहां से हुआ। लेकिन सर्वाधिक लोकप्रियता जो है वो बांधनी को कहां से मिली? सर्वाधिक लोकप्रियता की बात करें तो राजस्थान जो है बांधनी के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, राजस्थान जो है बांधनी के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि बांधनी के अलग अलग नमूने राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि बांधनी के कंसर्न में देखें तो वर्तमान समय में बांधनी जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ है? तो याद रखेंगे राजस्थान में है। कहाँ है? याद रखेंगे राजस्थान में है। बांधनी जो है वो लोकप्रिय क्यों है? बांधनी लोकप्रिय क्यों है? तो लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इस कला के अंदर बहुत ही चटकीले, भड़कीले और तीव्र रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर या इस कला में तीव्र, चटकीले और तेज रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेज रंगों का प्रयोग किया जाता है। बांधनी में जो है तीव्र रंग, चटकीले रंग और तेज रंग, तीव्र और तेज, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग अलग हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है यदि सुनेंगे आप, कहने में सुनने में लगेगा कि बिल्कुल एक जैसा है, तीव्र और तेज, जबकि हम रंगों के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बदल जाता है। जब तीव्र रंगों की बात करते हैं तो तीव्र रंग बेसिकली जो है वो गहराई के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, इनकी जो तीव्रता है ये किस कंसर्न में है? तो ये गहराई के परिप्रेक्ष्य में है। और जब हम तेज की बात करते हैं तो इसका कंसर्न जो है वो चमक के परिप्रेक्ष्य में होता है। किसके कंसर्न में होता है? चमक के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इस कला में जो है तीव्र रंग, चटकीले रंग और तेज रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से इन तीनों के प्रयोग के कारण ही जो बांधनी हमारी निर्मित होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक आकर्षक होती है। ठीक है, इसी के कारण जो है बांधनी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आकर्षण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, बांधनी जो है वो क्या है? आकर्षण का केंद्र बिंदु है क्योंकि अलग अलग चटकीले रंगों में, तीव्र रंगों में, तेज रंगों में जो है ये दिखती है हमें। और जब भी हम इसको देखते हैं इसकी एक अलौकिक छवि हमारे मन मस्तिष्क पर आती है और हम कहीं ना कहीं प्रफुल्लमय भाव से उस कला को अपनाते हैं, उस कला से निर्मित वस्त्र को धारण करते हैं। और जब हम प्रफुल्लमय भाव से उसको धारण करते हैं तो अंतर मन हमारा ऑटोमेटिक प्रफुल्लित होता है और लोगों को हम एक नए ही अंदाज में खुशहाल नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं खुशहाली का केंद्र बिंदु भी जो है इस तरह के वस्त्र हो सकते हैं जो लोगों के अंदर जो है एक उल्लास का भाव क्या करते हैं? पैदा करते हैं। अब देखें, जो बांधनी की कला है बेसिकली विशुद्ध रूप से जो है इसमें क्या प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि कहां कहां पे जो है इसका ओरिजिन बिंदु है। अब बांधनी की कला में जो है हम लोग क्या प्रयोग में लेते हैं? तो बांधनी के वस्त्रों को टाई एंड डाई विधि के प्रयोग से तैयार किया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पे एक चीज जो है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भटकाव का कारण हो सकता है। ये जो बांधनी है, बांधनी जो है वो टाई एंड डाई विधि से तैयार किया जाता है। सेम जो है
पटोला की यदि हम लोग बात करते हैं तो पटोला भी जो है टाई एंड डाई विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, पटोला को भी टाई एंड डाई विधि से तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो भटकाव का पार्ट हो सकता है, एग्जाम में यदि आए तो आपको भटकना नहीं है। जब पटोला की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टाई एंड डाई विधि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उस विधि का प्रयोग करके हम धागों की रंगाई करते हैं। क्या करते हैं? धागों की रंगाई करते हैं। और यदि हम बांधनी की बात करते हैं तो टाई एंड डाई विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वस्त्रों की रंगाई कर रहे हैं। वस्त्रों की रंगाई यहाँ पे की जाती है। तो पटोला से जो है जो बांधनी है वो किस प्रकार से भिन्न है, तो भिन्नता का जो है वो एक पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ गया। दोनों ही पारंपरिक वस्त्रों में जो विधि प्रयोग में ली जाती है वो टाई एंड डाई विधि है, यानी कि बांधना और रंगना। टाई एंड डाई से तात्पर्य क्या है? टाई मतलब बांधना, एंड डाई मतलब रंगना। तो बांध करके रंगना ही दोनों में प्रयोग में लिया जाता है। पटोला में हम क्या करते हैं? हम धागों को रंगते हैं, जबकि बांधनी में हम क्या कर रहे हैं? पूरे वस्त्रों को ही रंगते हैं। तो यहाँ पे जो है ये दोनों के जो है कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, इसमें कहीं से भी डिस्टर्ब होने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो बांधनी कला का प्रयोग करके वस्त्र निर्मित होता है, तो ऐसे कौन कौन से वस्त्र जो है हम लोग प्रयोग में लेते हैं? बांधनी कला से निर्मित होने वाले वस्त्र, देखें ये जगह है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा के बनेंगे। ठीक है, इस स्थान से जो है आपकी परीक्षा हेतु प्रश्न बनेंगे। साड़ियां, चुनरी, कई जगहों पे ओढ़ना भी लिखा हुआ आता है। देन दुपट्टा, बेडशीट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, साफा, जोधपुरी फागड़िए होते हैं। और यदि आप वर्तमान समय में देखेंगे तो कुछ स्टाइलिश जो है बांधनी के कुशन कवर भी जो है आपको दिख जाएंगे। कुशन कवर, और इन्हीं के साथ साथ आजकल सलवार कमीज भी जो है आपको बांधनी वाले मिल जाएंगे, सलवार कमीज। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो बांधनी कला से निर्मित होने वाले वस्त्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, साड़ियां, चुनरी यानी कि ओढ़ना, दुपट्टा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन दोनों में फर्क है। चुनरी और दुपट्टा, इन दोनों में फर्क है। ये जो चुनरी या ओढ़ना है, ये विशेष रूप से शादी में जो है वो प्रयोग में लिया जाता है, शादी ब्याह में। ठीक है, ये चुनरी या ओढ़ना जो है शादी ब्याह में प्रयोग में लिया जाता है, जबकि दुपट्टे की बात करें तो ये सामान्य रूप से जो है हम प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इसको सामान्य रूप से हम किसी सलवार कमीज पे, किसी लॉन्ग गाउन के ऊपर या किसी भी ड्रेस के ऊपर हम प्रयोग में ले सकते हैं। बेडशीट्स जो है आजकल अवेलेबल हैं। साफे, देखिए साफे जो है आजकल यदि बांधनी युक्त जो साफे हैं वो काफी फेमस हैं, और इन्हीं के साथ साथ जोधपुरी फागड़ियां हैं, ये भी फेमस है। यदि दोनों को हम लोग देखें तो ये साफा जो होता है ये क्या है? ये काफी लंबा कपड़ा होता है, उसको बांधनी की विधि से जो है वो उसमें टाई एंड डाई विधि से जो है उस कपड़े को तैयार किया जाता है। सूती वस्त्रों पे जो है ये तैयार होता है, सूती वस्त्रों पे ये तैयार होता है, और उसके बाद जो है उसको सिर पे लोग बांधते हैं। तो ये क्या कहते हैं? हम इसको साफा कहते हैं। जब हम जोधपुरी फागड़ियों की बात करते हैं तो ये विशेष रूप से एक तरीके से साफा ही होता है, लेकिन जो प्योर साफा है इसको कपड़े पे, कपड़ा जो होता है लंबा सा कपड़ा है, उसको अलग अलग सिर पे तह जमा करके हम बांधने का प्रयास करते हैं। जबकि फागड़िए क्या होते हैं? एक बेस जो है वो बना होता है, और वो जो है जैसे बुकरम होता है, बुकरम का कपड़ा होता है, उसके ऊपर जो है वो पहले से ही साफे
के शेप में जो है पूरे के पूरे जो हमारे बंधेज के कपड़े हैं उनको बांध करके और उनको टाँक दिया जाता है। तो वो जो सिर पे जब रखते हैं हम लोग तो वो खुलता नहीं है, वो साधारण बिल्कुल उठाते हैं और सिर पे रख लेते हैं। जबकि जो साफा होता है उसको जो है सिर पे बांधना होता है, लंबे वस्त्र को सिर पे बांधना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा जो है वो बेसिक यदि फ़र्क देखेंगे तो ये फ़र्क इनमें होता है। कुशन कवर्स आई होप आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग नॉर्मली अपने घरों में कुशन्स प्रयोग में लेते हैं, चौकोर, गोल, किसी भी शेप में। तो विशेष रूप से गोल और चौकोर ये 2 शेप्स में कुशन आपको कहीं पे भी नज़र आ जाएँगे। मैं तो जयपुर में रहती हूँ, मैं तो रात-दिन कहीं पे भी पिंक सिटी के अंदर यदि वॉल सिटी के शॉप्स पे हम लोग चले जाएँ, तो आपको पूरी की पूरी दुकानों में जो है ये चीज़ नज़र आ जाएगी। सलवार कमीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आज हम रूटीन लाइफ में भी जो है बंधेज के सलवार कमीज खूब पहनते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो बांधनी कला से निर्मित होने वाले वस्त्र कौन-कौन से हैं, यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब यहाँ से जो है यदि देखेंगे तो मूल रूप से जो है वो साड़ियाँ सर्वाधिक फेमस है। साड़ियाँ जो है वो सर्वाधिक फेमस है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, चुनरी ओढ़ना आ सकता है, दुपट्टा आ सकता है और यहाँ से साफा को जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट है। बेडशीट की बात करें तो बहुत ऑर्डिनरी है, कुशन कवर भी जो है वो बहुत ऑर्डिनरी है। नॉर्मली सारे ही प्रिंट्स में आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन यदि हम पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणी लेते हैं, यदि हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की श्रेणी लेते हैं, तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में साड़ियाँ, चुनरी या ओढ़ना, साफे और हमारे सामने दुपट्टा दुपट्टा ये जो है ये चारों जो है वो क्या है काफी फेमस है। चलें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बनावट होती है बेसिकली बनावट जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, बांधनी की बनावट। तो यदि बांधनी की बनावट की हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग बांधनी की बनावट की बात करते हैं तो बांधनी जो है वो अलग-अलग रूपों में जो है वो निर्मित की जाती हैं। कैसे निर्मित की जाती हैं? यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है, इसे हम बांध या बूंद कहते हैं। ठीक है, दूसरा पचरंगा, तीसरा घरचोला। ठीक है, अब ये जो घरचोला है ये भी 2 तरह का है, एक होता है जयपुर का और एक होता है गुजरात का। तो हम जो है अलग अलग जो बांधनी की बनावट है, ये 3 बनावट मूल रूप से जो है हमारे सामने दिख रही है। ये 3 बनावट जो है वो मूल रूप से हमारे सामने दिख रही है। बाकी तो ओवरऑल जो बांधनी बनती है वो नॉर्मल है, लेकिन बनावट की बात स्पेशली हम बांधनी की कर रहे हैं तो यहाँ 3 तरह की बनावट हमारे सामने दिख रही है। इन तीनों के ऊपर अलग अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये जानना जरूरी है क्योंकि आपके बांधनी से प्रश्न जो है वो यहाँ से भी बन सकते हैं। बांध या बूंद की हम लोग बात करते हैं तो बांधनी की जो साड़ियां होती हैं या बांधनी के जो कपड़े होते हैं उन पे जो छोटी छोटी आकृतियों वाले जो आपके बंधेज प्रिंट नजर आते हैं, जो छोटी छोटी आकृतियों वाले बंधेज प्रिंट नजर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बूंद कहते हैं। तो बिंदी जैसी संरचना वाले, ठीक है, यदि बांध की हम लोग बात करते हैं तो वस्त्रों पर बिंदी जैसी संरचना ही क्या कहलाती है? बांध या बूंद कहलाती है। तो बांध या बूंद आधारित जो वस्त्र हैं यदि हम लोग देखें तो राजस्थान के शेखावटी प्रांत के शेखावटी एरिया, बांध या बूंद जैसी जो संरचना है या जो वस्त्रों पर बिंदी जैसी जो संरचना है, शेखावटी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों का बांध काफी प्रसिद्ध है।
ठीक है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों के जो बांध है वो क्या है, काफी प्रसिद्ध है। अब ये जो शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में क्या है, तो ये भी जो है प्रश्न आपका अलग से आ सकता है। यहाँ पे सीधा सीधा नाम दे दिया जा सकता है। तो यदि जिलों में देखें तो दो मुख्य जिले हैं, एक है सीकर और दूसरा है झुंझुनू। इन दोनों जिलों के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे लक्ष्मणगढ़ है, पिलानी है, आपका चूरू है, खाटू जी है, सालासर है। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जो है वो जगहें हैं जहां पे आप इस तरह की जो है वो कला को देख सकते हैं। यहाँ के जो बंधे हुए बांधनी होती हैं, उनकी जो डिजाइन होती है वो छोटी छोटी बिंदियों के समान होती है और इनको ही हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम आते हैं पचरंगा। तो पचरंगा क्या होती है, एक साड़ी होती है जिसको 5 रंगों में तैयार की जाती है, या इस साड़ी को बनाने में 5 रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पचरंगा। एक साड़ी को तैयार करने में 5 रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है, पचरंगा कहलाता है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, 5 रंग कौन कौन से हैं भाई, तो रंग भी जो है वो कुछ फिक्स से नजर आते हैं यहां पे। सबसे पहला रंग गुलाबी, हरा, नीला, पीला और नारंगी। ये 5 रंग जो है पचरंगे में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, ये 5 रंग जो है पचरंगे में क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम घरचोला पे। तो घरचोला को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि एक नया कंसेप्ट है। अच्छा, घरचोला जो है, ये जो नाम है, ये जो हमारी बांधनी कला का जो नाम है, कई जगहों पे जो है मैंने पुस्तकों में देखा है, इसको लिखा हुआ है गढ़चोला। ठीक है, स्पेशली मैंने वृंदा मैम की किताब में पढ़ा था, ये गढ़चोला लिखा है। दिस इज नॉट गढ़चोला, ये होता है घर चोला। ठीक है, घर चोला, घर चोला की साड़ियां जो है वो काफी फेमस है, जयपुर की अलग और हमारे गुजरात की साड़ियां जो है वो अलग घर चोले के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो इस पे मैं अभी बढ़ूं उससे पहले जो है ये 2 मैंने आपको बताया, बांध या बूंद, जो कि बिंदी जैसी संरचना होती है, जिसके लिए राजस्थान का शेखावटी एरिया, जिसमें सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं और उन जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वहां से जो बांधनी बनती है वो बहुत ही सुंदर छोटी छोटी संरचना, छोटी छोटी बिंदी जैसी संरचना वाले जो है वो बनते हैं। दूसरा मैंने आपके सामने नाम लिया पचरंगा का। तो ये साड़ी जो है 5 रंगों में तैयार की जाती है। थोड़ा सा मैं एक चित्र दिखाती हूँ ना, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखें आप, ठीक है, ये देखिए आप, इन्होंने जो है वो साड़ी पहन रखी है। अब यहाँ पे दोनों चीजें आपको नजर आ रही, दोनों चीजें नजर आएंगी। यदि मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे बांधनी देखें तो बहुत ही छोटी छोटी महीन बांधनी, वही जो बूंदों वाली बात हमने कही है, यहाँ पे जो है वो बांधनी जो है वो प्रयोग में, बांधनी कला का प्रयोग किया गया है। छोटी छोटी बूंदे जो हैं इस साड़ी के ऊपर निर्मित हैं। इसके साथ ही यदि आप इसके रंग को देखें कि साड़ी में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, तो साड़ी में आप रंगों के प्रयोग को देखेंगे, यहाँ लाल रंग दिख रहा है, गुलाबी रंग दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है, एंड बीच बीच में यदि आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है, जो पचरंगा है उसमें भी अलग से थोड़ा डिजाइनिंग डालने की कोशिश की गई है। अदरवाइज जो है एक लेयर, जैसे ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है, ये हरा है, देन उसके बाद यहाँ पे एक लेयर जो है वो नीले रंग का आना चाहिए। तो जो ओरिजिनल पचरंगा होता है, जो शिफॉन की साड़ी पे निर्मित किया जाता है, उसमें जो 5वां रंग है वो नीला रंग होता है। ये तो मैडम ने फैशनेबल जो है वो कपड़े पहन रखे हैं, तो इनकी डिजाइन भी जो है पचरंगा जैसी नहीं लग रही है। आई मीन पचरंगा से कुछ मिलती जुलती है, बट ये जो पचरंगा में ये बीच बीच में ये जो यहाँ पे डले हुए हैं, पचरंगा में इस तरह के ये डिजाइन आपको नहीं मिलेंगे। ये जो पार्टीशन है ना लहरदार,
ये नहीं मिलेगा। सीधा सीधा जो है ये रंग है, 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 देन अगेन फिर पांचों रंग क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये जो है वो पचरंगा का रूप हमारे सामने दिख रहा है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चले हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला घरचोले की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है ये दिखा रही हूँ घरचोला। मैंने आपको कहा कि दो जगह के घरचोले बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक है जयपुर का और दूसरा है गुजरात का। तो घरचोले की अपनी ही एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? इसमें जो है जो वस्त्र होता है, पूरे वस्त्र में हम क्या करते हैं, या तो सुनहरे तार की सहायता से, या फिर सुनहरे धागों की सहायता से, या फिर सुनहरे रेशम की सहायता से, अर्थात सुनहरे कलर के धागों से चौकोर बना लिया जाता है। और उस चौकोर को बनाने के बाद चौकोर के अंदर जो है पैटर्न बनाया जाता है। देन फिर पैटर्न को हम टाई करते हैं, फिर डाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सुनहरे चौकोर के अंदर जो है हमारी एक नई डिजाइन जो है वो बनती है। तो कैसे बनती है, थोड़ा सा जो है हम लोग फैक्ट लेते हुए चलें। घरचोले में सुनहरे रंग के तारों से, धागों से या फिर रेशम से क्या किया जाता है, चौकोर बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, चौकोर बनाया जाता है। अब जो चौकोर बना है, चौकोर के मध्य नमूने बनाए जाते हैं और नमूनों को टाई एंड डाई विधि से, टाई एंड डाई विधि से बांधनी तैयार होती है। ठीक है, याद रखेंगे चौकोर के मध्य क्या करते हैं, नमूना बनाते हैं। जब भी नमूना बनाएंगे, जब भी नमूना बनाएंगे, नमूने को सदैव कच्ची पेंसिल से बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों से आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और आप बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, जैसे कि आपने कहीं सुना ही नहीं हो या कहीं समझा ही नहीं हो। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ये जो बीच में आते हैं, इन सबको भी जो है आप समझते हुए चलें। चौकोर के मध्य नमूने बनाए जाते हैं। अब ये जो नमूने बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कच्ची पेंसिल से बनाए जाते हैं। फिर जो कच्ची पेंसिल से नमूने बनाए जाते हैं, उनको टाई एंड डाई विधि से उनको क्या करते हैं, हम बांधने का कार्य करते हैं और बांध करके फिर हम उसको रंगते हैं और इस तरीके से घरचोला क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे टाई एंड डाई विधि जो है वो प्रयोग में ली जाती है। तो बेसिकली यदि देखा जाए, मोटी मोटा यदि हम लोग रफली देखने की कोशिश करें, तो घरचोला के लिए ये तीन तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, या तीन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले सुनहरे रंग के तारों से, धागों से या सुनहरे रेशम से। अब देखें आप, यहाँ पे तार का प्रयोग, धागे का प्रयोग और रेशम का प्रयोग, इनके प्रयोगों से ही हमारे घरचोले की साड़ियों के दाम में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। ठीक है, जो वर्क होता है, बांधनी वर्क जो है, जो हमारा ये सुनहरा जो पार्टीशन है, जो स्क्वायर शेप में जो है बन रहा है हमारे पास, इनमें किस तरह के हम धागों का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे ही कहीं ना कहीं हमारी जो बांधनी की साड़ियां हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, जो उनका दाम है, उनके उतार चढ़ाव में जो है वो फर्क देखा जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको जैसे कह रही थी कि दो तरह के घरचोले जो है हमें देखने को मिलते हैं, एक है गुजरात का और दूसरा है जयपुर का। जयपुर राजस्थान का। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में जो है कुछ फर्क है, मामूली भी कह सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क है। इसमें जो चौकोर होते हैं, इसमें चौकोर आकार
बड़ा होता है और इसमें छोटे छोटे चौकोर होते हैं। इसमें छोटे छोटे चौकोर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं एक बार क्विकली जो है आप लोगों को मैं बता दूं। ये मान लीजिए हमारा वस्त्र है, ठीक है, ये जो है एक वस्त्र हम ले रहे हैं। इस पे हम जो गुजराती जो घरचोला बांधनी है उस पे किस तरीके के पैटर्न, किस तरीके से ये बनेगा, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरा वस्त्र लेंगे, उस पे जो जयपुर का घरचोला है वो किस तरह से निर्मित होगा, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक वस्त्र लिया हमने गुजराती घरचोला बांधने के लिए। एक साथ में दूसरा वस्त्र और ले लेते हैं हम लोग। ये हम यहाँ पे जो राजस्थानी जयपुरी जो घरचोला हमारा तैयार होगा, घरचोला बांधनी, हम उसको इस पे तैयार करेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं बच्चों क्योंकि आप देख के जो है वो चीजों को खूब समझें। हालांकि यदि आप चाहें, गृह विज्ञान हमारा विषय ऐसा है ना कि जितना व्यवहारिक चीजों को देखेंगे आप, जितना व्यवहारिक चीजों को समझेंगे आप, ये चीजें उतनी ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। प्रयोगात्मक विषय है ये, तो जितना प्रायोगिक होकर के आप इसको सीखेंगे ना, उतना ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें आप, यदि हम लोग गुजराती घरचोले की बात करें तो ये इस तरह से जो है सुनहरे रंग से जो है ये क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है ये बड़े बड़े पार्टीशन हो गया। अच्छा, अब एक जो है पार्टीशन मैंने तो ये सिंपल ही किया, बाकी जो है पार्टीशन कुछ डिजाइन्स में भी हो सकते हैं। लाइक इस तरह से जो है इनके अंदर जो है वो कुछ डिजाइन्स निर्मित होती हुई जो है ये आजकल जो है, चूंकि डिजाइन्स बहुत ज्यादा आजकल बनने लगी हैं, तो डिजाइन्स का निर्माण जो है वो यहाँ पे करके अलग अलग जो है वो डिजाइन्स में इसका पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फूल वूल बने, ये पत्तियां बनी, देन अगेन फूल वूल बने, पत्तियां बनी, देन फूल बने, पत्तियां बनी। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग जो है वो डिजाइन्स, मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। तो ये जो है वो पार्टीशन हो गया। अब इस पार्टीशन के मध्य, यानी कि जब हम लोग गुजराती घरचोले की बात कर रहे हैं बांधनी में, इस जो हमने चौकोर बनाया, जो बड़े बड़े चौकोर बनाए, इनके मध्य जो है वो हम क्या करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं। डिजाइन में क्या डिजाइन आती है, अब यहाँ पे हम लोग बांधनी तैयार करते हैं। तो बांधनी कैसे तैयार करते हैं, जो ये बड़ा सा ये आप गोला देख रहे हैं, इसके अंदर इस तरह से जो है ये कुछ इस तरह के जो है वो पैटर्न बन सकते हैं। सेम यदि दूसरे हाथ पे जाएं तो कुछ इस तरह के पैटर्न का निर्माण हो सकता है। ठीक है, यदि तीसरे हाथ पे जाएं तो कुछ अलग ही पैटर्न बन सकता है। यहां पे आजकल जो है कहीं ना कहीं, आजकल जो है किसी किसी पैटर्न पे यदि आप देखेंगे, किसी किसी घरचोले पे जो है तो अलंकृत कलाकृतियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इनके साथ ही साथ जो है यहाँ पे कुछ इस तरह के पैटर्न भी आपको देखने में मिल जाएंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। इनके साथ ही साथ जो है कुछ इस तरीके के पैटर्न भी जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के पैटर्न भी जो है वो दिख सकते हैं। तो अलग अलग ब्लॉक के अंदर घरचोले का जो अलग अलग ब्लॉक है, जो कि गुजराती है, गुजराती घरचोले में है, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, अलग अलग नमूने के हिसाब से डिजाइन बन सकती हैं। जबकि जब हम जयपुर के घरचोले में आते हैं तो देखें आप, यहाँ पे जो है ये पार्टीशन है, इनके जो ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है वो निर्मित होंगे। इस तरह से
छोटे छोटे ब्लॉक्स निर्मित होंगे। और चूंकि बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इस वजह से इनके अंदर यदि नमूनों की बात करें तो नमूने में बहुत ज्यादा तरह के या बहुत अलंकृत नमूने जो है वो नहीं आते हैं। इनमें जो है वो सिंपल बंधेज जो है वो देखे जाते हैं। थोड़ा सा मोटा हो गया। इनके अंदर जो है वो सिंपल बंधेज जो है वो इस तरीके से जो है वो बनता है। तो पूरा जो घरचोला जयपुर वाला है वो इस तरीके से जो है आपको नजर आता है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स को किया। यहाँ पे छोटे स्क्वायर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो है छोटे छोटे स्क्वायर्स भी जो है वो बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरीके का अलग अलग पैटर्न जो है इनमें बनाया जा सकता है। आजकल जो है वो कुछ इस तरीके के जो है वो ऐसी संरचनाएं भी जो है वो देखने में मिल रही हैं। कई जगहों पे जो है इसके अंदर अभी मैंने वर्तमान समय में देखा है वो छोटे छोटे जो है वो शंख युक्त संरचना भी जो है वो देखने में मिलती है। जबकि ये जो गोल वाला पैटर्न है ये सर्वाधिक जो है वो जयपुरी घरचोले में फेमस नमूना है। इस तरीके से पूरी साड़ी पे जो है आपको इस तरह के पैटर्न नजर आते हैं। तो ये जो है जयपुर का घरचोला और जो गुजरात का घरचोला है, इन दोनों में जो है वो बेसिक अंतर क्या है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। मैं आशा करती हूं कि अब आप जब भी बांधनी साड़ियों को देखेंगे, स्पेशली घरचोले को जब देखेंगे, तो आप जो है कहीं ना कहीं उस पर समझने की कोशिश करेंगे, उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार का है। क्योंकि मैंने दोनों के अंतर आपको बता दिया। मैं जब अभी साड़ी का चित्र आपको दिखाऊंगी तब आपको और ज्यादा जो है ये चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है आपके पास वो हो लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि अच्छा इसी को बांधनी कहते हैं या यही घरचोला बांधनी होती है। तो जब मैं आपको एक बार दिखाऊंगी तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये जो है अपने सामने है, देखें, थोड़ा बड़ा करती हूं। ये इस तरीके से जो है ये हमारा गुजरात का घरचोला बांधनी है। कैसा दिखेगा आपको चित्र के माध्यम से दिखाती हूं। ये देखें, आप चित्र के माध्यम से दिखाती हूं। ये जो है गुजरात की घरचोला साड़ी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, गोल्डन कलर के तार से, गोल्डन कलर के धागे से और या फिर गोल्डन कलर के रेशम से क्या होता है, बड़े बड़े जो है वो चौकोर जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो चौकोर बनाए गए हैं, चौकोर में भी डिजाइन्स जो है वो डाली गई हैं। तो चौकोर को का जो पार्टीशन है वो भी अलग अलग डिजाइन में है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है मैंने आपको कहा कि बीच बीच में जो है ये जो है पहले ही वस्त्रों पे इस तरह के जो पार्टीशन है इनको बुनाई की क्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, गोल्डन सुनहरे रंग के धागों से हम ये बुनाई पहले ही कर लेते हैं वस्त्रों पे। ठीक है, टाई एंड डाई विधि से पहले ही हम क्या करते हैं, इस तरह की बुनाई वस्त्रों पे कर लेते हैं। बुनाई होने के पश्चात ये छोटे छोटे स्क्वायर हमारे पास जो है वो रेडी हो जाते हैं। अब इन स्क्वायर्स के बीच में, यानी कि ये जो चौकोर हमारे पास दिख रहे हैं, इनके मध्य हम क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। और पैटर्न बनाने के बाद छोटे छोटे जो हमारे पैटर्न बने हैं उनको जो है वो धागे से बांधने का कार्य करते हैं। अब याद रखेंगे, बांधनी में जो बांधनी बनती है, जो पारंपरिक बांधनी जो निर्मित हो रही है, उसको बनाने के लिए जो बांधने की कला है वो भी अनूठी होती है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से बांध करके यहाँ पे रंगा जाता है एंड देन उसके बाद जो है हमारा बांधनी जो है वो रंगाई के पश्चात जब हम जो बंधा हुआ भाग है उसको खोलते हैं तो इस तरीके से हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये पैटर्न इस तरीके से किया गया। यहाँ बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये गोल्डन कलर से आपको कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये गोल्डन कलर से बीच बीच में भी जो है एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है। ये देखें आप, कढ़ाई है। ये जो गोल्डन कलर के तार से यहाँ पे है, बीच बीच में यहाँ पे भी जो है ये कढ़ाई की गई है। तो मनपसंद डिजाइन में, मनपसंद नमूने में इसको तैयार किया जाता है। पैटर्न जो है लेकिन यही होता है, बड़े बड़े चौकोर के अंदर कुछ इस तरह की संरचना जो है आपको नजर आती है। अब यहाँ पे व्हाइट कलर के देखें आप, यहाँ पे बांधनी का प्रयोग है, यहाँ पे येलो कलर की बांधनी का प्रयोग है। तो डिपेंड करता है हम कौन सा कलर चाहते हैं, हमारी साड़ी का कलर क्या है, उसके अंदर हम कौन सा कलर चाहते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं उससे मेल खाता हुआ कंट्रास्ट कलर या मैचिंग कलर्स को जो हम लोग ज्यादातर प्रयोग में लेते हैं, जिनमें येलो और व्हाइट कलर सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये गुजरात का घरचोला है। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरा जो था जयपुर के घरचोले पे आते हैं।
ये हमारे जयपुर का घरचोला है, जिसमें मैंने आपको बोला कि पूरी साड़ी में छोटे 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 क्या होते हैं, चौकोर बनाए जाते हैं, और उन हर चौकोर के मध्य एक जो है नमूना केवल होता है जिसको बांधा जाता है, और वहां पे बांधनी जो है वो निर्मित की जाती है। तो हर एक चौकोर के मध्य एक बांधनी जो है वो होती है। तो कैसी लगती है ये साड़ी, देखें आप, ये साड़ी कुछ इस तरीके की जो है वो दिखती है। तो ये जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है बांधनी खोली ही गई है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रेस नहीं है, सीधी नहीं है। तो ये जो है कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा जो है श्रिंक आपको दिख रही है। अब यहाँ पे देखें आप, ये गोल्डन कलर से जो है पार्टीशन जो है आपके किए हुए हैं, बहुत ही बारीक पार्टीशन भी है यहाँ पे। जबकि हम गुजराती घरचोले में देख रहे थे तो पार्टीशन पे भी अलग अलग नमूने बने थे, क्योंकि जगह उसमें बहुत है बनाने की। अब इसमें जो है इतनी ज्यादा जगह नहीं है, बहुत घनी डिजाइन इसकी है। तो सिंपली जो है वो गोल्डन कलर से ये पार्टीशन हमारा हो गया, और हर पार्टीशन के भीतर जो है आपको ये बांधनी के नमूने नजर आ रहे हैं। घरचोले की हम लोग बात कर रहे थे। घरचोले से पहले हम लोग जो है बेसिकली जो है जो हमारा बांधनी वस्त्र है किस प्रकार से तैयार होता है, तो बनावट की हमने बात की, तीनों बनावट हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो बंधेज है वो किस तरह के वस्त्रों पे निर्मित किया जाता है। सॉरी, बांधनी वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सामान्य वस्त्र, मतलब ऐसे कौन कौन से वस्त्र हैं जहां जिसपे जो है हम लोग बांधने की कला का प्रयोग करते हैं। एंड बेटा लोग, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षाओं में उठते हैं और उठेंगे भी। आगे भी जो है आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है वो आते भी रहे हैं और आएंगे। तो किन किन वस्त्रों पे जो है हम लोग बांधनी तैयार करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं मलमल का वस्त्र। ठीक है, मलमल के वस्त्र पर हम बांधनी बना सकते हैं। सूती वस्त्र पर हम बांधनी को तैयार कर सकते हैं। शिफॉन के वस्त्र पर हम बांधनी तैयार कर सकते हैं। वर्तमान समय में रेशम के वस्त्र पर भी हम बांधनी के वस्त्रों को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ये 4 तरह के वस्त्र हैं। 4 तरह के वस्त्रों पे हम क्या करते हैं, बांधनी को जो है वो तैयार करते हैं। यदि मलमल की बात करें तो मलमल की ओढ़नी जो है वो सर्वाधिक फेमस है। मलमल का जो वस्त्र होता है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें, आपके सामने भले ना हो, लेकिन यदि आप कहीं आप टीवी सीरियल्स खूब देखते होंगे, मुझे पता है, तो यदि आप कोई ऐसा धारावाहिक देखें या कोई ऐसी मूवी देखें, तो उनमें जो राजपूताना जो ड्रेस होती है, जो राजपूती ड्रेस होती है, जिसे कुर्ती कांचली हम लोग बोलते हैं, उसका जो ओढ़ना होता है, यदि आप देखेंगे तो वो बिल्कुल प्योर मलमल का बना होता है। इतना लाइट वेट होता है, वो इतना हल्का होता है, आर पार हमें दिख सकता है लेकिन वो बहुत हल्का होता है। उस पे इस तरह के जो है वो बांधनी का कार्य किया होता है, और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का एक केंद्र होता है। सूती वस्त्र की यदि हम लोग बात करते हैं, तो जिस साफे की मैंने बात की, साफा का निर्माण जो है सर्वाधिक सूती वस्त्रों पे किया जाता है। शिफॉन के वस्त्रों की बात करते हैं हम लोग, तो साड़ियों का निर्माण जो है वो, साड़ियां जो है इस पे जो है बनाई जाती हैं। अब इन साड़ियों में कुछ परंपरागत साड़ियां हैं। इन साड़ियों में जो परंपरागत साड़ियां हैं, परंपरागत साड़ियां जो है हमारे शिफॉन के वस्त्रों पर तैयार की जाती हैं। परंपरागत साड़ियां जो है इन पर तैयार की जाती हैं। जैसे मैंने आपके सामने पचरंगा की बात की, शिफॉन पे जो है वो तैयार होती है। देन नॉर्मल जो साड़ी होती है, गोटा पट्टी के वर्क वाली साड़ी होती है, या अलग अलग ओकेजन वाइज जो साड़ियां आती हैं, संपूर्ण चुनरी प्रिंट साड़ी होती है, ये सब जो है शिफॉन के वस्त्रों पे जो है वो तैयार की जाती हैं। जो ओरिजिनल बांधनी है वो तो शिफॉन पे तैयार होता है, बाकी आजकल तो ब्लेंडेड का जमाना है, तो किसी भी वस्त्र पे कोई भी प्रिंट जो है हमें मिल सकता है। लेकिन हम परंपरागत की बात करते हैं तो शिफॉन वस्त्रों पे जो है ये साड़ियां परंपरागत तैयार होती
होती हैं। रेशम के वस्त्रों पे यदि बात करें तो जिस घरचोला की हम लोग बात कर रहे हैं, ये घरचोला जो है वो रेशम के वस्त्रों पर खूब दिखाई देती हैं। तो रेशम के वस्त्रों पर भी जो है वो साड़ियां आपको खूब मिलेंगी। विशेष करके परंपरागत यदि देखें तो घरचोला साड़ियां जो है इस पे तैयार हुई मिलेंगी। तो ये 4 तरह के वस्त्र हैं। इन 4 तरह के वस्त्रों पर हम बांधनी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है? यदि मैं पूछूं कि किन वस्त्रों पे जो है वो बांधनी का प्रयोग किया जाता है या बांधनी युक्त परंपरागत वस्त्र किस प्रकार के सामान्य वस्त्रों के प्रयोग से तैयार होता है, तो याद रखेंगे शिफॉन के वस्त्र, सूती वस्त्र, मलमल के वस्त्र और रेशम के वस्त्र। ये चारों आपको याद रहेंगे, इनमें भूलने की जरूरत नहीं है। मलमल, शिफॉन, सूती और रेशम। इसमें क्या ऐसा है जो आपको टफ लग रहा है, जो आपको याद नहीं हो पाएगा? क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो आप याद नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। सूती, मलमल, रेशम, शिफॉन। सूती, मलमल, रेशम, शिफॉन। याद हो गया, याद हो गया। मेरे कहते कहते इतनी बार कहते कहते आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया। अब यहाँ पे जो है एक आपका फैक्ट और रह गया है बांधनी से रिलेटेड, कि जो बांधनी परंपरागत जो बांधनी निर्मित की जाती है उनके स्टेप्स क्या हैं, निर्माण के स्टेप्स क्या हैं? तो बांधनी के निर्माण के चरण, बांधनी के निर्माण के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ मेकिंग बांधनी टेक्सटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे चरण की बात करते हैं। जैसा कि ये शब्द ही जब हमारे सामने आता है इसका मतलब ही होता है क्रमबद्धता। ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से हम क्या करते हैं, एक एक क्रिया को जो है वो करना आरंभ करते हैं। तो जब हम लोग बांधनी के निर्माण की बात करते हैं तो इनके चरणों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनके चरणों को क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इसको कहते हैं लिखाई। नंबर 2 इसको कहते हैं टिपाई। नंबर 3 इसको कहते हैं बंधाई और नंबर 4 इसको कहते हैं रंगाई। तो 4 भाग हैं, चारों भाग आप देखें और चारों के स्टेप्स भी हैं। फर्स्ट स्टेप लिखाई, सेकेंड स्टेप टिपाई, थर्ड स्टेप बंधाई और फोर्थ स्टेप रंगाई। अब लिखाई क्या होती है, तो जो हमारे वस्त्र होते हैं, जो हमारे वस्त्र होते हैं, वस्त्रों के वजन के अनुसार, वस्त्रों के वजन के अनुसार उनमें क्या किया जाता है, तह लगाया जाता है। अब यदि वस्त्र हमारे बहुत ही हल्के हैं तो हम चाहें तो 2, 3, 4 तह लगा सकते हैं। यदि वस्त्र हमारे वजनदार हैं, भारी हैं, मोटे हैं तो उनमें हम केवल 2 तह ही लगा करके छोड़ देते हैं। तो यदि हम लोग लिखाई की प्रक्रिया को देखें तो 2 रूपों में जो है ये क्या होती है, फॉलो होती है। पहला तो वस्त्रों की तह बनाना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको तह कैसे बनाएंगे। यदि वस्त्र हमारे पतले हैं, यदि हम मान लीजिए शिफॉन के कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं या मलमल के कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं तो हम वस्त्रों पे 2 तह, 3 तह, 4 तह तक भी लगा सकते हैं। और यदि हम रेशम के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी बुनाई में घने हो सकते हैं, यदि हम सूती वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे जो है हम लोग 2 तह, 3 तह तक ही मैक्सिमम लगाएंगे, चौथे पे नहीं पहुंचेंगे। तो फर्स्ट स्टेप लिखाई में क्या करेंगे, हम वस्त्रों की तह लगाएंगे और तह लगाने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उन पर नमूने बनाएंगे। नमूने बनाना, तो रंगाई के लिए जो छोटे छोटे नमूने बना रहे हैं, बेसिकली ये जो नमूने बनाने का कार्य हम कर रहे हैं यही क्या कहलाता है, यही जो है हमारा लिखाई होता है। यही क्या होगा, हमारा लिखाई क्रिया होती है। अब दूसरे पे आते हैं टिपाई। तो नमूने हमने बनाए, नमूने बना करके जगह जगह बांध करके जो हम बांधनी तैयार करते हैं, उसके अलावा
यदि कहीं पे बहुत छोटे भाग जो है हमारे छूट जाते हैं या किसी छोटे भाग पर जो है हमें कलर करना होता है, तो ऐसी जगहों पे रुई के प्रयोग से रुई को रंग में डुबो करके वहां पे हम क्या करते हैं, वस्त्रों पे जो है उस छोटे भाग को जो है वो एक बिंदी की तरह बस ऐसे यूं लगा लगा के जो है हम रंगने का कार्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टिपाई कहते हैं। ठीक है, तो बिंदी जैसी संरचना रुई तथा रंग के प्रयोग से ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं टिपाई। क्या कहते हैं, टिपाई। तो आशा करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा होता है बंधाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नमूने हमने बनाए हैं, इस नमूने को जो है हम क्या करते हैं, धागे की सहायता से बांधते हैं। मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं जिस पे मैं आपको बता सकूं, लेकिन जो है यदि हम लोग बंधाई देखें तो इसमें क्या होता है, जो बायां हाथ होता है, बाएं हाथ की उंगलियों में हम क्या करते हैं, बाएं हाथ की उंगलियों में जो है वस्त्र को पकड़ते हैं और दाहिनी तरफ जो है वो क्या होता है, वस्त्र का एक नोक की तरह जो है वो निकलता है। अब दाहिने हाथ से जो है उस नोक के ऊपर हम धागे को लपेट करके क्या करते हैं, बांधने का कार्य करते हैं। तो दाहिनी तरफ मेरा देखिए लेफ्ट ये है, यानी कि ये बायां है और ये दाहिना है। तो यहां से मैं पूरे वस्त्र को ऐसे पकड़ रही हूँ, जहां पे मेरा पैटर्न निर्मित हुआ है उसको मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, एक चुटकी सी बना रही हूँ, मैं चुटकी में पकड़ रही हूँ और इस हाथ से जो है उस चुटकी के बाहर जो छोटा सा भाग हमारे पैटर्न वाला निकला है, मैं उस पे जो है वो धागे को लपेटूंगी। तो धागे को लपेटने के बाद जो बिल्कुल नुकीला पॉइंट जो आता है, उस चुटकी का जो बिल्कुल नुकीला पॉइंट आता है, वो जब छूटता है, तो जब हम लोग कलर करते हैं, जब रंगाई करते हैं और उसके बाद जब धागे को खोलते हैं, तो वही जो चुटकी वाला भाग, जो नुकीला पॉइंट आपने छोड़ा था, वो हमारे कपड़े के रंग का होता है और बाकी जो धागे से बंधा है वो व्हाइट या येलो, जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का होता है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, बंधाई की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, धागे की सहायता से, धागे की सहायता से नमूने को बांधते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनल स्टेज पे हम लोग आते हैं। तो जो चौथा स्टेज होता है वो क्या होता है, रंगाई का होता है। पूर्ण कपड़े को या संपूर्ण वस्त्र को रंगों में डुबोकर रंगा जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है 4 चरण हैं हमारे, 4 चरण हैं बांधनी के निर्माण के लिए। लिखाई, जिसमें हम वस्त्रों की तह बनाते हैं और उस पे पैटर्न बनाते हैं। याद रखेंगे, नमूने बना रहे हैं, अगेन यहाँ पे जो है ये नमूने कैसे बनाएंगे, तो भाई साहब ये कच्ची पेंसिल से बनाएंगे, ये भूलना नहीं है। यदि प्रश्न आएगा परीक्षा में तो कच्ची पेंसिल को ना भूलें। देन टिपाई, बिंदी जैसी छोटी संरचना होती है, जहां जहां पे भी हमें अपने पैटर्न के अलावा बनाने होते हैं, वहां पे हम रुई की सहायता से जो है वो रंग, रुई की सहायता से या रुई को रंग में डुबो करके छोटी छोटी जगहों पे टिपाई करते हैं। बंधाई, जो हमने पैटर्न बनाया है उसको धागों की सहायता से बांध देते हैं। रंगाई, पूरे वस्त्रों को जो है वो रंग में डुबो करके रंग देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक फैक्ट और है, यहाँ पे जो पूरे वस्त्रों को आप रंगों में डुबो करके रंग रहे हैं, तो रंगने के भी जो है एक अलग ही पैटर्न होते हैं। इसमें सबसे हल्के रंग को याद रखेंगे, इसके भी जो है वो रंगाई के 3 स्टेप्स हैं। सबसे हल्का रंग, सबसे हल्का रंग हम पहले रंगेंगे, उसके बाद उससे गाढ़ा, और उसके बाद यदि कोई तीसरा रंग है तो इससे और गाढ़ा है तो उसको लेंगे, फिर उससे और गाढ़ा, और लास्ट में जो है अंत में सबसे गहरा रंग। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है बांधनी के लिए रंगाई करेंगे, सबसे पहले जो सबसे हल्का रंग है उस रंग में जो है वो रंगेंगे, हल्के रंग का प्रयोग सबसे पहले।
उसके बाद उससे यदि गाढ़ा रंग है तो उसको रंगेंगे, फिर उससे यदि गाढ़ा रंग है तो उससे रंगेंगे, और सबसे लास्ट में जो सबसे गहरा रंग होता है हमारी बांधनी में, उस रंग से हम क्या करेंगे, वस्त्र को रंगेंगे। तो इस तरीके से जो है ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो बांधनी है, जो कि हमारे पारंपरिक वस्त्रों में शामिल है, उसका निर्माण करते हैं। तो ये जो है जितने भी फैक्ट थे, बांधनी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, वो बिल्कुल उंगलियों पे जो है आपके याद हो जाने चाहिए। यदि मैं आपको बोलूं कि ओरिजिन बिंदु कहाँ है, तो याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, सिंध प्रांत और काठियावाड़ क्षेत्र। यदि मैं बोलूं कि किन वस्त्रों पे बांधनी का निर्माण किया जाता है, सूती, रेशमी, मलमल और शिफॉन, ठीक है, इन 4 वस्त्रों पे जो है तैयार किया जाता है। यदि मैं पारंपरिक बांधनी की बात करूं तो बूंद की कला कहाँ की फेमस है, तो राजस्थान के शेखावटी एरिया में, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि घरचोला की बांधनी कहाँ की फेमस है, तो आप गुजरात और राजस्थान दोनों को मेंशन करते हैं। यदि आपके सामने ये प्रश्न आता है कि बड़े चौकोर वाला घरचोला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे गुजरात ऑप्शन आएगा। छोटे चौकोर वाला घरचोला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का आएगा। देन उसके बाद बंधेज की साड़ियां या बांधनी की साड़ियां कहाँ प्रयोग में ली जाती हैं, देखिए ये छूट रहा है, कहाँ प्रयोग में ली जाती हैं, तो पारंपरिक क्रियाकलाप हमारे जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे वर्क होते हैं उनमें, शादी ब्याह के अवसरों में, किसी प्रकार के तीज त्योहारों में हम बांधनी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी तरह की सवारी है, कोई जुलूस है, इस तरह के जो कार्य होते हैं उनमें भी परंपरागत दृष्टिकोण से जो है वो बांधनी का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं, तो उस सम्मान समारोह के दौरान जो हम साफे बांधते हैं, वहां पे भी बांधनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग जगहें हैं जो बांधनी की जगह को जो है वो क्या करती हैं, सुनिश्चित करती हैं, और हम क्या करते हैं, बांधनी का प्रयोग वहां पे करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है।